बनने में। इसका मतलब मुझे भी 6 महीने लगेगा, इनको 1 साल लग गया गोल्ड बनने में, मुझे भी लगता है 1 साल लगेगा। माय डियर फ्रेंड, हो सकता है सामने वाला 1 महीना काम किया हो, अगले 2 महीना आराम किया हो, फिर 10 दिन काम किया हो, फिर 6 महीना आराम किया हो, ऐसे काम कर करके 1-1 साल में लोग 2-2 साल में गोल्ड बने हो। लेकिन जब वो गोल्ड बनते इस मीटिंग में आते हैं मॉर्निंग में, तो वो बताते भी तो हैं कि सर मैं ये इन गलतियों को किया, ये गलतियां मैंने किया दोस्त, जिसकी वजह से मुझे तो समय लगा है, मुझे बाद में समझ आया, मुझे बाद में बुद्धि आई, मुझे बाद में अकल आया। सर मैं 1 महीना काम तो ठीक ठाक कर लिया था, ब्रोंज सिल्वर तो बन गया था, उसके बाद मुझे 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 नींद आ गया था, मैं 6 महीने तक सो ही रहा अपलाइन का नंबर ब्लॉक करके, और उसके बाद तब मुझे बाद में अकल आया ठिकाने, जब नौकरी में बॉस ने जब गाली दिया, माँ बहन की गाली दिया, जहाँ पे मैं जॉब पे जाता हूँ वहां पे जब गाली दिया, उसने तब समझ में आया कि अब जिंदगी भर गाली नहीं खाना है। वो बिजनेस तो ठीक ठाक था, मैं ब्रोंज सिल्वर तो बन ही गया था, ला एक बार अपलाइन का नंबर अनब्लॉक करके फोन मिला के देख लेते हैं। 6 महीना बाद जब उस महोदय की जब नींद टूटी, जब वो गाली वाली उधर नौकरी में 2-4 जगह खाया, तब उसे बात समझ में आया कि टेक बिजनेस करना चाहिए। फिर वो फोन लगा और बोला कि सर अपलाइन साहब बहुत हो गया, हद हो गया, 6 महीना मुझसे गलती हो गया सर, आप मुझे बताइए, मुझे गोल्ड बनना है। फिर अपलाइन ने प्लानिंग दिया और अगले 2 महीने 1 महीने के अंदर वो गोल्ड बना। तो वो काम कितना क्या इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि उसे 6 महीना हुआ कि 1 साल। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्त, अब स्क्रीन के ऊपर मैं आपको कुछ दिखा के लिखा के बताना चाह रहा हूं, थोड़ा समझने का प्रयास करना। मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए सपोज दैट कि हमें डायमंड बनने के लिए हमें इतना काम करना है, इतना काम करना है मुझे डायमंड बनने के लिए, और इतना ही काम करने के लिए आप चाहे सर 1 साल लगा दो, चाहे 5 साल लगा दो, चाहे 10 साल लगा दो, पर काम तो डायमंड बनने के लिए इतना ही करना है ना सर। इतना मतलब 9375 आईडी का ही तो काम करना है ना सर। अब इतना ही काम करने के लिए आप कितना समय लगाना चाहते हो, आप 1 साल लगाना चाह रहे हो, 5 साल लगाना चाह रहे हो, 10 साल लगाना चाह रहे हो, ये डिपेंड किस पे करता है। इसी में 6-6 महीना सो के काम कर लीजिए, या फिर 1 साल एकदम मेहनत कर लीजिए कमिटमेंट के साथ, पर काम तो हमें इतना ही ना भरना है, यही ना बॉक्स भरना है सर। सपोज दैट कुछ लोग हैं जो इसी बॉक्स को भरने के लिए सालों लगा देंगे, और कई लोग ऐसे भी जो दोस्तों आप ही के बीच में से निकल करके आएंगे, कोई गोल्ड बनेगा, कोई प्लेटिनम बनेगा। मैं जो समझाना चाह रहा था वो सिर्फ एग्जांपल, एक माध्यम था। तो आशावादी लोग जो होते हैं माय डियर फ्रेंड, वो समझदारी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। वो जब रिलेशन बिल्ड करते हैं तो बच्चे वो देखते हैं हमारे अपलाइन का चरित्र कैसा, हमारे डाउनलाइन हमारे इसका चरित्र कैसा है, वो सब कुछ देखते हैं माय डियर फ्रेंड। और जो निराशावादी लोग होते हैं वो संबंध लालचवश बनाते, वो लोगों से दूरियां बनाकर रखते, वो लोगों की बुराई करते रहते हैं। पर आशावादी लोग उन लोगों से संबंध बनाते, रिलेशनशिप बिल्ड करते लॉन्ग टर्म के लिए, कि हमारे साथ काम स्टार्ट किया है, मैं अपनी तरफ से एक भी ऐसी गलती नहीं करूंगा जहां से हमारे इस लीडर का कैरियर खराब। आशावादी लोग हर रोज बार बार, लाइन में दोबारा बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा। आशावादी जो लोग होते हैं माय डियर फ्रेंड, हर रोज बार बार नया सीखने को तैयार रहते हैं। आशावादी लोगों को यह बात मालूम है कि मैं पहले लर्न करूंगा, उसके बाद अर्न आएगी, उसके बाद इनकम आएगी। लेकिन जो निराशावादी लोग होते हैं माय डियर फ्रेंड, सीखने को तैयार नहीं होते, इनको पहले इनकम चाहिए, बाद में सीखना। आशावादी लोगों में आप देखना माय डियर फ्रेंड, उनके शब्दों में पोलाइटनेस होता है, गहराई होता है,
उनको ईगो नहीं होता है कि आज मेरा इतना बड़ा टीम हो गया, आज मेरा इतना बड़ा टीम हो गया, आज मेरा इनकम ये आ रहा है। उनको कोई ईगो नहीं है इस बात का। आशावादी जो लोग होते हैं वो अपने डाउनलाइन, अपने अपलाइन को वो बराबर रेस्पेक्ट देते हैं। वो अपने अपलाइंस को भी इज्जत देके बात करते हैं, अपने अपलाइन को भी रेस्पेक्ट देते हैं, अपने डाउनलाइन को भी ऐसे बात करेंगे जैसे डाउनलाइन को ये लगे ही ना कि मैं इनका डाउनलाइन हूँ। डाउनलाइन को डाउनलाइन के नजरिए से देखते ही नहीं है। सबको इज्जत और सम्मान देते, वो लोगों को वैल्यू देते हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ लोगों की जो जिनकी नेचर आशावादी होती है, लोगों को बराबर वैल्यू देते हैं दोस्त। पर निराशावादी लोग इनको ईगो होता है टीम का, इनको घमंड हो जाता है। छोटा सा नेटवर्क बन गया, 10-20 हजार 50 हजार का नेटवर्क बन जाएगा, ईगो हो जाता है कि लो हमारी वजह से अपलाइन का बिजनेस चल रहा है, हम ना होते तो अपलाइन ना होता। ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं। मैंने अपने अपलाइन को बना के खड़ा किया, ये बात बोल देते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये थॉट प्रोसेस निराशावादी लोगों का होता है। मैंने अपने अपलाइन को बना के खड़ा किया, ये कौन सी बात हो गई सर? अरे बेटा, तेरी अपलाइन अगर तुझे पैदा कर सकता है तो तेरे जैसे 1000 लीडर भी पैदा कर सकता है। यस, दम रखता है, यस या नो? पर माय डियर फ्रेंड, थॉट प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ, आशावादी और निराशावादी। 2 टाइप्स ऑफ पीपल इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। 2 तरीके के लोग होते हैं जिनकी अलग अलग, इनकी मैं नेचर की बात कर रहा हूं ताकि आप पहचान सको कि इनकी एक्चुअल क्वालिटी क्या है। ये अपना लक्ष्य बनाते हैं आशावादी लोग, इनके टारगेट होते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है दोस्त। साथियों, कहते हैं ना दोस्त कि हौसला हो अगर बुलंद तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी क्या है। मैं लूंगा तो चुप हो जाऊंगा। सफलता पाने के लिए ना माय डियर फ्रेंड, जेब में गांधी नहीं बल्कि दिल में आंधी की जरूरत होती है। दिल में अगर आंधी है ना सर, दिल में आग लगी ना, आंधी है ना दिल में, तो गांधी एक दिन आ ही जाता है सर। सवाल यह है कि आपके दिल में आंधी है कि नहीं। जेब में गांधी नहीं है, कोई बात नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा सर। तो साथियों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भागकर जाने वालों को मिलता नहीं है जिंदगी में कुछ भी, और लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है। दोस्तों, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बिजनेस शुरुआत किया, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब मैं बिजनेस शुरुआत किया, उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं था दोस्त। मैं पहली बार कहीं बाहर काम करने के पर्पज से गया था। उससे पहले मैं कभी ट्रेन में नहीं बैठा था। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया, उसके बाद दोस्तों जब मैं फील्ड करने गया तब मैं ट्रेन पे बैठा। उससे पहले मैं कभी ट्रेन में नहीं बैठा था। फील्ड में मैं गया, फील्ड करने गया क्यों, मैं वो भी कारण आपको बताता हूँ। लोगों को ये लगता है कि ना सर सफलता बहुत आसान है, पहले आ गए इसलिए बन गए। ऐसा नहीं है दोस्तों, पहले आना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट यह है कि पहल किसने किया, ये इम्पोर्टेंट है सर। आज कई लोग ये बात बोल देते हैं कि सर क्या आज 7-8 लाख रुपया महीने की अर्निंग आ रहा है, बैठे रहते होंगे, कोई काम नहीं होता होगा सर के पास, एकदम खाली पीली बैठे रहते होंगे, मजे ले रहे जिंदगी का। पर दोस्तों ये मजे आपको भी आएगा, पर इस मजे लेने के लिए जो पाँव में छाले चुभे हैं, मैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तकरीबन कुछ साल पहले जब मैं आया, तो चूंकि इस इंडस्ट्री में लोग लाने होते हैं, चूंकि यहाँ पे टीम बना के काम करना होता है,
अकेले काम करने का मतलब कि आप नौकरी कर रहे हैं, आप कितना अकेले काम करेंगे। लेकिन जब आप टीम बिल्ड करते हैं तो आपकी अर्निंग लेवरेज आने लगती है, फिर बड़ी इनकम आती है। लेवरेज इनकम करने के लिए टीम बनाना होता है, टीम बनाने के लिए लोग चाहिए। लोग हमारे पास है कहाँ। सोचो आप स्टडी कर रहे हो तो आपके नियर डियर फ्रेंड दोस्त मित्र कौन होगा, वही स्टडी करने वाले लोग। आपकी पहचान लिमिटेड होगी। यस भाई, या तो आपके अपने रिश्तेदार होंगे, या तो आपका कलीग्स होगा, या फ्रेंड होगा, या गांव के लोग होंगे। यही ना, आपकी पहचान कहाँ है। अगर आप जॉब करते होंगे तो जॉब के वहां आपकी पहचान होगी। पढ़ाई कर रहे होंगे बड़ी डिग्री कॉलेज में तो फिर वहां आपकी पहचान होगी। तो जैसे जैसे आपकी उम्र वैसे वैसे आपकी पहचान बढ़ती है, उम्र दराज लोगों के भी बीच में। लेकिन सोचिए हमारी छोटी सी उम्र, पहली बार घर से बाहर निकला, कीपैड मोबाइल फोन सेकेंड हैंड 250 रुपए 250 रुपए का गांव में, उसमें पीछे रबड़ लगा करके दोस्तों मुझे मोबाइल फोन वो चलाना रहता था। चार्जिंग वार्जिंग उसका अलग सिस्टम था। ये मैं बात कर रहा हूँ उन दिनों की जिन दिनों मेरे पास मोबाइल का रिचार्ज कराने का भी पैसा नहीं हुआ करता था। घर से पैसा मुझे मिलता नहीं था, मुझे मांगने में इंटरेस्ट भी नहीं था। मैं नमक रोटी खा के जीने वाला में से था, लेकिन पैसा मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। कभी मैंने अपनी जिंदगी में अप्लायंस से मैं 1 रुपया नहीं मांगा कि मुझे अप्लायंस साहब मुझे दे दो, मुझे रिचार्ज कराना है। कभी भी नहीं, क्योंकि अगर मैं मांग लेता तो मेरा चरित्र खराब हो जाता, फिर मेरी मांगने की आदत हो जाती। आज तक का रिकॉर्ड है, मेरी इस उम्र में आज तक जितने लोग मिले हैं मुझसे ही 1 रुपया लिया होगा, पर मुझे देने वाला आज तक कोई 1 रुपया ना मिला है, ना मैंने लिया है, ना मैंने मांगा है। और मैंने ऊपर वाले से हमेशा यही दुआ मांगा कि मुझे किसी से मांगने न पड़े। मैं मजदूरी कर लूंगा, मेहनत कर लूंगा, मैं गरीबी में जी लूंगा, पर मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। और ये मेरा कमिटमेंट बचपन में ही था, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था, उससे पहले की बात कर रहा हूं। मैंने ईटा गारा मजदूरी सब किया है दोस्तों। मेरा उम्र 18 साल भी नहीं था, लोग ईटा गारा देने के लिए, मजदूरी देने के लिए भी लोग नहीं रखता था। पर मैं कोचिंग पढ़ सकूं, ट्यूशन पढ़ सकूं, इसलिए 120 रुपया एक दिन की दिहाड़ी के हिसाब से मैंने ईटा गारा भी दिया। 8 महीने, 8 महीने गर्मियों की छुट्टी में होता नहीं, 3-3 महीने। 8वीं में जब पढ़ रहा था, 9वीं में पढ़ रहा था, 10वीं में पढ़ रहा था, मैं तब की बात कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड, ताकि मैं 9वीं में कोचिंग पढ़ सकूं। ये बात है सन 2014 की, ये बात है सन 2013 की, सन 2012 की। उन दिनों दिहाड़ी और मजदूरी 120 रुपया हुआ करता था। जून दिनों की बात है माय डियर फ्रेंड। हमने अपनी जिंदगी में किया क्या नहीं है। 12, 13, 14, 15 साल की उम्र की बात कर रहा हूं, जहां पे हम अपनी खेती पूरा करते थे। हमारे पिताजी को प्रॉब्लम था, एक ऐसी बीमारी थी जहां पे वो वजन नहीं उठा सकते थे, तो हम लोग अपनी पूरी खेती करते थे, अपने हाथ से पूरा गेहूं काटना, धान खुद बैठाना, खुद जो धान की रोपाई होती नहीं, खुद अपने हाथों से हमने लगाया है। घर में 2-4 गायों को पालना, चारा लाना, घास लाना, गाय को चराना, ये सब काम किया मैंने अपनी जिंदगी के अंदर माय डियर फ्रेंड। इसलिए मजबूत, बचपन से ही मजबूत बने। मैं 10वीं की बात कर रहा हूं। इसमें पढ़ाई स्टडी करने के लिए दोस्तों पैसे की जरूरत होता है। जो हमारे मैथमेटिक्स के टीचर थे, हम उनको फीस तक भी नहीं दे पाते थे। उनसे मैंने एक बार, जब मैं 9वीं में था, आंख में आंसू थे कि मैं कोचिंग नहीं पढ़ पाऊंगा। वो फीस बार बार मांगते थे, खड़ा करके बेइज्जती करते थे, इंसल्ट करते थे। घर पे फीस मिलता नहीं था और ना ही मैं मांग पाता था, क्योंकि घर की हालात अपने को पता है। घर की हालात अपने को अच्छे से मालूम। तो मैं उनके सामने ये बात बोला कि मैं लगता है कोचिंग नहीं पढ़ पाऊंगा गुरुजी, और मैं कल से आऊंगा, मेरा मुश्किल है, क्योंकि मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, अभी पैसे नहीं है घर में। ये बात कहते हुए आंख से आंसू आने लगे। मैं उनके सामने, मेरा उम्र को ज्यादा नहीं था, 15, 16, 14 इसी टाइप का उम्र की बात है ये।
तो चूंकि वो हमारे फैमिली मेंबर को जानते थे, हमारा परिवार बड़ा है, ये भी जानते थे, पर और इनकम का कोई स्रोत नहीं है भी उनको मालूम था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब होगा तब दे देना, और आपको डेली आना है कोचिंग। तो वो मेरे बने पहले आइडियल गुरु। बहुत मानता हूँ मैं उनको। अभी जब हम 4 व्हीलर लिए, हालांकि मैं योगा भी उन्हीं से सीखा हूँ, योग साधना भी मैं उन्हीं से सीखा हूँ। वो बंसी भी बहुत अच्छा बजाते हैं। मैं उनको अपना आइडियल माना। और उसके बाद मैंने हाई स्कूल भी किया। मैथमेटिक्स में मेरा सभी लड़के लड़कियों में सबसे ज्यादा नंबर रहता था जब वो टेस्ट लेते थे। और उसके बाद जब परीक्षा हुआ उसमें भी सबसे अच्छा नंबर रहा। मैथमेटिक्स में सबसे हाईएस्ट नंबर रहा सभी लड़कों में। और लड़कियों में तो खैर नकल हो जाता था, सेंटर जाता नहीं था। हम लोगों का कोई नकल का जुगाड़ नहीं हुआ। उसके बाद 11-12 ये किया। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बीएससी किया। बीएससी के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। अब इस बीच में दोस्तों खर्चे मैनेज करना, कोचिंग पढ़ा के जो है मैनेज करना, फिर बीएससी में आ गया, फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गया। डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस शुरुआत करने के लिए पैसा चाहिए होता है, 10-15 हजार रुपए लगता है ना सर शुरुआती में। वो भी बजट अपने पास नहीं था, उसकी भी एडजस्ट किया। फिर जब मैंने बिजनेस करना शुरुआत किया, लोगों को फोन करना शुरुआत किया, तो अपने यार दोस्त फ्रेंडों में मैंने जब बिजनेस बताना शुरू किया, उनमें से मेरा कोई भी फ्रेंड, मेरे साथ का पढ़ने वाला कोई फ्रेंड मेरे साथ नहीं आया। एक भी सिंगल पर्सन नहीं आया। फिर मैंने अपने रिलेशन में लोगों को बिजनेस के बारे में बताना चालू किया। तो चूंकि मुझे 2 महीना 3 महीना हो चुका वहां पे, अब मैं जिसको भी फोन करता, पता चल रहा है कि हमारे भाई उसके रिलेशन में कभी आए गए या फोन पे घर पे बात हुई, तो वो पहले ही बता दिया कि हमारा भाई गलत काम कर रहा है, वहां न जाना, फोन आएगा आपके पास। अब मैं जैसे फोन करता था, वहां से डायरेक्ट फोन आ जाता था कि आपके भाई साहब का फोन आया था, वो बता रहे थे आपके बारे में, आप क्या कर रहे हो यहाँ, फोन क्यों मुझे पता है। तो अब आप अच्छा सामने वाले ने बोल दिया, अब आप बताइए हम क्या उसको बोलेंगे, कौन सा प्लान बताएंगे सामने वाले को। फिर और कमिटमेंट आता था, अंदर से गुस्सा आती थी, अंदर से जलन होता था कि अब कुछ भी हो जाए, बनना है, बन के दिखाना है। फिर मैं दूसरे रिश्तेदारी में फोन करता था, सेम सिचुएशन वहां से, तीसरे में फोन करता था, सेम सिचुएशन वहां से। तो मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं आया, सिंगल रिश्तेदार भी नहीं आया, ना कोई फ्रेंड ना कोई रिश्तेदार। और सारी रिश्तेदारी में डंका बज गया कि मैं हल्दी मिर्च मसाला बेचने वाला कोई काम करता हूँ और जो है मैं फंस गया हूँ। कई लोगों ने तो ये भी बोल दिया, हमारे गुरुजी के पास जाकर के, जो मेरे आइडियल थे उनके पास जाकर के बड़े भाई साहब उल्टा सीधा वहां समझा दिए उनको कि बोले ठीक ठाक पढ़ने लिखने में थे, अब गुरुदेव उनका जो है माइंड सनक गया है, बचपना है और वो ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक ठाक पढ़ाई लिखाई था उनका, पढ़ते लिखते कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाती, नौकरी कर लेते, नौकरी लग जाती। नौकरी लगने के लिए चाहिए पढ़ाई और पढ़ाई करने के लिए चाहिए पैसा। तब मुझे गुस्सा आता था कि पढ़ने के लिए पैसा नहीं है और मेरा भाई जा करके, मेरा बड़ा भाई जा करके और मेरे गुरुदेव को अगर ऐसा बताया, वो 4 जगह बात करेंगे, 4 जगह और लोग और नेगेटिव होंगे। अब मेरा लोग आएगा कहां से, और बिना लोग आए तो इधर बन नहीं सकता। फिर मेरे गुरुदेव का फोन आता है कि कहाँ हो भाई, क्या कर रहे हो, ठीक ठाक तो पढ़ने लिखने में थे, अब ये क्या करना चालू किए हो। अब बताइए गुरुदेव की ये लाइनें में क्या जवाब देता। आज तो अपन सफल है, आज तो हमारे पास 7-8 लाख रुपए की इनकम है, आज तो प्लाट गाड़ी घर है, आज है ना सर। लेकिन तब मेरे पास में पैंट में 500 रुपए की नोट भी नहीं हुआ करती थी, ये मैं तब की बात कर रहा हूं। तो लोग ना, इंसान क्या रिजल्ट देख लेता है कि सामने वाला आज मजे ले रहा है, मजे नहीं ले रहा है बेटा। मेरा सारा रिश्तेदार, सारा दोस्त यार फ्रेंड भाई, सब जगह से विरोध चालू, सब जगह से चालू। जब कोई बचा नहीं तो मैंने फील्ड करना स्टार्ट किया। फील्ड में जाना,
ट्रेन में मैं सफर करता था बिना टिकट के। ये बात मैं 1-2 बार चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं पहली बार बताया हूँ। और अभी भी कई ऐसे पॉइंट है जो आपको आगे आने वाले दिन में बताएंगे जब रॉयल भरेंगे। ट्रेन का आपकी चर्चा मैं एक बार कर भी चुका हूँ कि टिकट लेने के लिए पैसा चाहिए, और ट्रेन की इतनी समझ, जब आप पहली बार ट्रेन में बैठे हो तो आपको कितना समझ रहा होगा, आप अंदाजा लगाइए। या तो आप किसी रिश्तेदार के साथ गए होंगे, या तो किसी ऐसे आदमी के साथ आप ट्रेन में बैठे होंगे जो ट्रेन के बारे में जानता रहा हो। लेकिन हम पहली बार अकेले ट्रेन पे, अकेले रेलवे जंक्शन पे, तो मुझे लगता था कि रेलवे स्टेशन पे ऐसे ही आप बैठ सकते हो, सो सकते हो, किधर भी जाओ कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये तो बाद में समझ में आया कि अगर प्लेटफॉर्म टिकट नहीं है तो टीटी आपकी अच्छे से वाट लगाएगी। तो मैं 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट लेके और ट्रेन पे ही सो जाया करता था। रात में 10 बजे 11 बजे तक लोगों से मिलना, बात करना, जी भैया कैसे हैं, मेरा नाम ये है। मिलता था लोगों से, मैं अपना नंबर देता था, उनका नंबर लेता था। किसी की अच्छी घड़ी दिख गई, अच्छी घड़ी पहने, मैं बोलता वाह क्या बात है सर, आपकी घड़ी बहुत अच्छा है, मेरा नाम देवेश शुक्ला है, मैं यहाँ से हूँ, आपका क्या नाम है सर। वो बताता था मेरा नाम ये है। चलिए मैं भी इधर चल रहा हूँ, आप किधर चल रहे हैं, लखनऊ तक। ओके लखनऊ तक चलो साथ चलते हैं। ऐसे करके जी भैया आप अपना नंबर दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी, बातचीत होगा। ऐसे ले करके मैं नंबर लेता था। वहां चूंकि अप्रोचिंग नहीं कर सकता, चूंकि मैं उम्र में भी छोटा, देखने में एक सिलेंडर एक हड्डी का आदमी, शरीर में मांस नहीं है, हड्डी हड्डी आदमी। अगर वो किसी को बताए लाखों रुपए की बात, किसी को समझ में आएगी सर? नहीं समझ में आएगा। आप जरा फील करो, अगर ये घटना आपके साथ हो रही हो तो आप कैसे लोगों से मिलते, क्या करते। लेकिन बनने की जुनून था, और ये बात पता थी कि मैं बनूंगा। डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा माध्यम है जहां से मैं लाखों रुपया महीना कमा सकता हूँ। नौकरी मजदूरी मैं करूंगा नहीं, चाहे इधर ही मर जाऊंगा वो ठीक है, पर मैं नौकरी मजदूरी नहीं करूंगा सर। ये बात मुझे डायरेक्ट सेलिंग में आके समझ में आ गया। कैरियर तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ही बनाऊंगा। ये मैंने जिद कर लिया, कसम खा लिया अपने आप से सर, कमिटमेंट कर लिया। मेरा एक भी लोगों का टीम नहीं, तब की बात कर रहा हूँ, तब की कमिटमेंट की बात कर रहा हूँ। और उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए मैं कई दिनों तक भूखा रहा। पैसे भी तो होने चाहिए ना सर खाने के लिए। कई बार 10 रुपया 20 रुपए का वो खा करके काम चला लेते थे, जो वहां जंक्शन पे मिलता है 20 रुपए की 4 पूड़ी, और वो खा लिया, पूरा दिन उसी में काम चला लिया, रात भी उसी में गुजार लिया, अगले दिन भी सुबह में एक टाइम खा लिया, और दोस्तों पूरा ऐसे अपना दिन निपटा लिया। पूरे दिन में मेरा 20-25 नंबर मिल जाते थे, और मैं 3-4 दिन फील्ड करके और फिर मैं आ जाता था रूम पे। वहां पे रूम पे रह के काम करने की वो सिस्टम रहता था। फिर मैं 1 to 1 सबसे बातचीत बीच बीच में करता रहता था। हर 8 दिन बाद मैं फोन लगाता था, जी भैया आपसे मुलाकात हुआ था ट्रेन में, मैं देवेश शुक्ला बात कर रहा हूँ भैया जी। हाँ मुलाकात हुआ था जी। मेरा नंबर आपके पास नहीं होगा तो सेव कर लीजिएगा, फिर बातचीत होता रहेगा। ये बात बोल करके मैं फिर फोन काट देता था। ऐसे कर करके धीरे धीरे मैं रिलेशन बिल्डअप किया। एक आदमी से रिलेशन बनाने में 6 महीने लग जाता था माय डियर फ्रेंड। और चूंकि वहां ज्वाइनिंग पैकेज ऐसा था, सिस्टम ऐसा था, आज तो आपके लिए बिजनेस करना आसान है। आज तो यूटैग में आप जिस इंसान को चाहो उस इंसान को यूटैग में आप आईडी लगा सकते हो। कहीं का भी आप ट्रेन में हो आईडी लगा सकते हो, पर वहां ऐसा सिस्टम नहीं था। गलत कंपनी के साथ माय डियर फ्रेंड मैंने करियर लगाया था, पर हाँ लर्निंग सीखा, कुछ सीखा। इस बिजनेस में सफल होना आसान है। यहाँ अगर मान लीजिए आपने फील्ड में भी आप गए हो ना सर, तो आप भूखे नहीं मरोगे। पूरे दिन में 2-4 आईडी तो मिल ही जाएगा सर, और 2-4 आईडी मिल गया तो 400-500 का जुगाड़ हो गया, और 400-500 का जुगाड़ हो गया तो आप एक अच्छी पैंट शर्ट आप ले सकते हो। यस, एक अच्छा जूता आप पैर में डाल सकते हो। फिर अगले दिन 4-5 आईडी जुगाड़ हो गया, फिर आपका अच्छा पर्सनालिटी बन गया कि नहीं बन गया, अब आपका सेटअप जम जाएगा। लेकिन वहां ज्वाइनिंग 20,000 का था, 20,000 रुपए लाना था, और अनजान आदमी के कहने पे कोई आदमी 20,000 रुपए क्यों लगा देगा। मैं तो अनजान था। ऐसे करके माय डियर फ्रेंड काफी दिन उस इंडस्ट्री में देने के बाद, उसके बाद ये बात समझ में आ गया कि यहाँ मेरा कुछ हो नहीं सकता है। वहां पे मैं कई बार टीम बनाया, 0, कई बार बनाया टीम, फिर 0, कई बार बनाया टीम, फिर 0, क्योंकि वहां रूम पे रह के काम करना होता था।
तो इसलिए कहा जाता है माय डियर फ्रेंड, अगर आपको अच्छी कंपनी नहीं मिली, अच्छे अपलाइन नहीं मिले, तो आप हजारों कोशिश कर लीजिए सर, आप कामयाब नहीं होंगे। ऊपर वाले ने हमारी मेहनत देखी और हमारी झोली में यूटेक जैसा बिजनेस डाल दिया। अगर ये बिजनेस ही नहीं मिला होता दोस्त, तो आज भी किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री में कहीं ना कहीं भटक रहे होते सर, 10-15 हजार रुपए के लिए। तो सही प्लेटफॉर्म का होना जरूरी है सर, सही लोगों के साथ काम करने का जरूरी है सर। सही प्लेटफॉर्म, सही लोग, सही अपलाइन, सही डाउनलाइन, सही एजुकेशन, सही ट्रेनिंग सिस्टम हम सभी को आज यूटेक के अंदर मिल रहा है दोस्तों। फिर मैंने जब बिजनेस करना स्टार्टअप किया, शुरुआत किया, तो अब मैं सोचा कि अब जब मैं फील्ड में 1 साल 1.5 साल जब मैंने बिता लिया, मेरा कुछ भला नहीं हुआ, उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब के कमेंट से नंबर निकालना चालू किया। कमेंट में, यूट्यूब में बहुत सारा कंपनी का प्लान, फलाना कंपनी प्लान, फलाना कंपनी प्लान, फलाना कंपनी प्लान, सब प्लान की वीडियो में देखता था। उस वीडियो में कमेंट देखता था। कमेंट में 2, 4, 5, 10, 20 लोग नंबर डाल के रखते थे। मैं पूरा नंबर, एक डायरी, मेरा 4-5 डायरी भरा है नंबर से, 4-5 डायरी मेरा नंबर से भरा है। और मैं जब पूरे दिन के अंदर कम से कम 100-150 लोगों को मैं कॉलिंग करता था, उसमें से 90 लोग गालियां देते थे कि भाई चूतिया दोबारा फोन मत करना, ऐसे ऐसे लोग बोल देता था। अरे वो जोड़ने वाला तो काम नहीं है तेरा, रख फोन, दोबारा फोन मत करना, ऐसे ऐसे लाइनें सुनना पड़ता था। हिम्मत हार जाते थे, टूट जाते थे। फिर लगता था कि नहीं, बनना तो है, बनना है इधर। फिर मैं 4 लोग और जोश में आकर के 4 लोगों को फोन मिलाता था। 4 लोगों में से कोई एक आदमी मेरी बात सुनता था, 3 मुझे गाली देकर के फोन रिजेक्ट कर देते थे। कोई फोन काट देता था, कोई फोन नहीं उठाता था, किसी का फोन नहीं उठता था, किसी का नॉट रीचेबल, किसी में रिचार्ज नहीं, किसी में कुछ नहीं। ऐसे करके दोस्तों मैं पूरे दिन में 100 नंबर निकालता था, और उस 100 नंबर में से मुझे 1-2 आदमी अच्छे मिल जाते थे। हर दिन मुझे एक अच्छा आदमी मिल जाता था। 30 दिनों में मुझे 30 अच्छे आदमी मिल गए, जो जिनसे ट्यूनिंग मेरा हुआ, बातचीत हुआ। प्लान की मैं चर्चा ही नहीं किया, सिर्फ ट्यूनिंग जमा, बातचीत जमा। आज तो सर आपके पास यूटेक है, आप किसी को फोन लगा के आप सीधा प्लान बता सकते हो कि सर मैं एक ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ जैसे मोबाइल के रिचार्ज पे कैशबैक आ रहा है सर, एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे रॉयल्टी इनकम डेली आता है, यहाँ पे लोग सर 200, 300 रुपए एवरीडे कमा रहे हैं सर। ऐसा बिजनेस प्लान मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, आप देखिए। 1000 लोगों से आप ऐसा बोल के देखिए, 10-20 आईडी तो ग्रीन हो ही जाएगा। लेकिन हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं था सर, हमारे पास यूटेक शुरू में था ही नहीं। मैं बदनसीब था, मेरा किस्मत अच्छा नहीं था सर। मुझे पहली कंपनी गलत कंपनी मिला, पर नहीं दोस्त, उस बात की मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। मैंने जो स्ट्रगल किया, मैंने जो झेला, इसलिए आज अगर मैं यहाँ पे ब्रोंज भी बना तो मैं ब्रोंज बनने का इज्जत किया, मैं ब्रोंज रैंक की इज्जत किया सर। मैं गोल्ड भी बना तो आज देखो गोल्ड रैंक की एजुकेशन देखिए सर। आज मैं लीडर मीटिंग भी ले लेता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट आ गया होता, डायरेक्ट बन गया होता, तो मुझे लीडर मीटिंग ही लेना ही नहीं आता सर, टीम को संभालना ही नहीं आता सर। टीम बन जाती, मैं उसकी इज्जत ही नहीं करता सर, टीम की वैल्यू ही नहीं करता सर। छोटी टीम पे मुझे ईगो आ जाता, लेकिन चूंकि मैं बार बार, मेरा इतनी रगड़ाई हुआ है कि आज मेरा 10 करोड़ का भी टीम बन जाए तो भी मुझे उस बात का कोई ईगो नहीं आएगा, क्योंकि उतनी रगड़ाई ऑलरेडी हो चुका, भगवान ने कर दिया है। इसलिए कहा जाता है माय डियर फ्रेंड, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ऊपर वाले के मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, उसके मर्जी के बिना मुझे सफलता कैसे मिल जाती। वो भी आजमा रहा था कि बेटा तुझे 10 लाख रुपया महीने का आएगा, तुझे संभालने की हिम्मत है क्या, तेरे अंदर दम है क्या, क्षमता है क्या। और जब उसे दिखी तो उसने प्लेटफॉर्म डाल दिया यूटेक, और वही प्लेटफॉर्म आज हम सबको मिला है। सफलता इतनी आसान नहीं है दोस्तों, जो आपको लगता है कि बस यहाँ पे आप यूटेक ज्वाइन कर लिए, बस रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे, रातों रात आपकी सफलता आपके कदम चूम लेगी। इतनी आसान नहीं है मेरे भाई। मैं मेरे अपनी फैमिली की कई घटना ऐसी अगर मैं बताऊं तो बताते हुए मेरे आंख से आंसू आने लगते हैं, इसलिए मैं चर्चा ही नहीं करता हूं। मेरे घर वालों ने क्या क्या नहीं बोला मेरे बारे में। मेरे फैमिली मेंबर मुझे फोन करके मुझे टॉर्चर किया करते थे, ये तक बोला करते थे कि आपका यहाँ हिस्सा तक नहीं मिलेगा, दोबारा लौट के घर नहीं आना, मेरे लिए तू मर चुका है। हिस्सा तक तो ठीक था, मैं बोल दिया कि मुझे हिस्से की जरूरत नहीं है, रख लेना अपना हिस्सा अपने पास, मुझे आपके हिस्से में से एक भी हिस्सा नहीं चाहिए, अपना हिस्सा अपने पास रखिए।
और देवेश शुक्ला आपको मुंह नहीं दिखाएगा, वापस आएगा, बन के आएगा। और ये कमिटमेंट किया, और जब मैं बन नहीं पाया 3 साल बाद, सोचिए क्या क्या बीतता था। कितना दिन को इंतजार कर लेगा दोस्त। फिर ये बात जब ये फोन आता है कि आप मेरे लिए मर चुके हो, वापस लौट के घर नहीं आना, ऐसा बोला जाता था दोस्तों। सोचिए माय डियर फ्रेंड। और मैं सह लेता था, मैं भी सुनता था सब बातों को, शौक से नहीं, पर यह उम्मीद था कि एक दिन मैं सफल तो बनूंगा। यह उम्मीद था कि माय डियर फ्रेंड एक दिन तो अपन सफल होके रहेंगे, एक दिन अपन बन के दिखाएंगे। और आज बने भी। आज हमारे कई सिल्वर साथी, कई ब्रॉन्ज साथी, जरा सा तकलीफ आ जाती, जरा सा कंप्लेन आ जाती, जरा सा रिचार्ज फंस जाता, रोना रोने लगते हैं सर। कई लोग तो ये तक बोल देते हैं सर कंपनी भागने वाली, इतना पहचान लिया कंपनी। तो एक रिचार्ज फंसने से तुमने कंपनी पहचान लिया भागने वाली। किसी का अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा तो उसके लिए रोने लगता है, कंप्लेन पे कंप्लेन कर रहे हैं, अपना कंप्लेन का सलूशन नहीं ढूंढ रहे हैं कि हमारा कंप्लेन का सलूशन कैसे होगा। आप जरा इमेजिन करो माय डियर फ्रेंड, मैं भी तो एक दिन ब्रॉन्ज था। मेरी टीम में काम इतना तेजी के साथ चल रहा था तो कंप्लेन भी कितना आया होगा। आप एक बार विजुलाइज करिए सर। पर मैंने ऑनरशिप लिया कि मैं अपनी टीम की कंप्लेन खुद सॉल्व कराऊंगा। मैं ऑनरशिप लिया, मैं कभी कस्टमर केयर से नाराज होकर बात नहीं किया, हमेशा कस्टमर केयर की तारीफ किया ताकि हमारा संबंध खराब ना हो। आज कई लीडर हैं जो कस्टमर केयर को फोन लगा करके उनको भला बुरा और गाली साली सब बकने लगते हैं, और बकता वही आदमी है मालूम है जिसने कैरियर ही नहीं लगाई हो, जो चंद दिन का मेहमान है, 2-4 दिन काम करने के लिए इधर आया, वो गालियां बकेगा। पर मैंने आज तक कभी कस्टमर केयर को गाली नहीं दिया। कभी आप सीएमडी सर को फोन लगाया, सर ने फोन नहीं उठाया, कभी आपने डायमंड सर को फोन लगाया, फोन नहीं उठा। पर आपने ये नहीं सोचा क्या पता वो जूम की मीटिंग ले रहे हो, क्या पता वो ट्रेनिंग ले रहे हो। फोन नहीं उठाइए, हमें दिख गया, लेकिन ये नहीं दिखा कि क्या पता हो सकता वो इंसान बिजी हो। माय डियर फ्रेंड, सफल अगर हमें होना ना, सफलता हमें लेनी है, सक्सेस हमें पाना है, तो टीम की ऑनरशिप, टीम की जिम्मेदारी भी खुद ही लेना पड़ेगा। आपकी अपलाइन ऐसे समझ लो जैसे एक हाथी को अगर ट्रक में लादा जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है, तो उसका जो महावत होता है, आप देखना पीछे उसके धक्का लगाता है। उस महावत के धक्का लगाने से हाथी चढ़ जाएगा? जी कोस्ट बोलिए साहब। नहीं सर जी, नहीं चढ़ हाथी को थोड़ा सा सहारा मिल गया। ऐसे दोस्तों अपलाइन तो एक आपके माध्यम में सहारा बन सकता है। हाथी अपलाइन आपको खुद चढ़ा नहीं सकता सर, क्या आपको बुक गोल्ड पे चढ़ा देगा, प्लेटिनम पे चढ़ा देगा, डायमंड पे चढ़ा देगा? अपलाइन तो एक सहारा है, अपलाइन तो एक माध्यम बन सकता है आपका। सिर्फ एक माध्यम। और माय डियर फ्रेंड, जरा सा सहारा मिलने की वजह से एक इंसान इस सिस्टम में गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड तक जा सकता है। स्टार्टिंग के शुरुआती दिनों में हो सकती है आपकी अपलाइन से थोड़ी बहुत जो भी नॉर्मल कंप्लेन है उन्होंने सॉल्व करवा दिया, आपकी टीम से 2-4 लोगों से बात कर लिया, आपकी हेल्प करवा दिया। लेकिन अगर आप ये उम्मीद करें कि पूरी जिंदगी
पूरी जिंदगी भर आपकी डाउनलाइन से आपकी अपलाइन ही बात करते रहेगी सर, तो आपकी अपलाइन का तो हो गया काम, हो गया कल्याण, वो अदर लाइनों पे काम कैसे करेगा? एक लाइन पे काम करके तो 20% आएगा ना सर प्लेटिनम में, डायमंड में, बाकी की लाइनों पे भी तो काम करना है ना सर। और फिर अगर अपलाइन ने प्रमोशन नहीं लिया तो कल को हम अपलाइन की कमियां निकाल देंगे। यस, इसलिए माय डियर फ्रेंड, सभी अपलाइन को अपने लिए अपने अदर लाइनों पे भी काम करने की जरूरत है। तो माय डियर फ्रेंड, इतना हमेशा याद रखिए कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। ये सिर्फ शायरी नहीं है, ये हकीकत है। और ऐसा भी नहीं, जिंदगी में हर पहलू पर आपका इम्तिहान होगा, हर जगह इम्तिहान होगा सर। और मुश्किलों से भाग कर जाने वाले को कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में, और लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है। कल मैं लखनऊ में एक मकान देख रहा था सोशल मीडिया पे, 1,90,00,000 का मकान। सोचिए, जिसके पास ट्रेन में चढ़ने के लिए, टिकट कटाने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था, वो 2 करोड़ के मकान में मकान लेने वाला है। जिसके अपने सारे रिश्तेदार ने छोड़ दिया था, सब लोगों ने गालियां सुना रहे थे, परिवार त्याग दिया था। माय डियर फ्रेंड, आज वो इंसान उसी परिवार के लिए 4 व्हीलर लेके दिया है। जो गुरुजी हमें फोन मिला के बात कहा करते थे कि आप पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थे, कहीं नौकरी लग जाती, ये उल्टा सीधा काम कब से करने लगे? आज उसी गुरुजी दोस्तों हमारी 4 व्हीलर में कई बार तेल नहीं डलवाए हूं आज तक। हमारी गाड़ी कई लोग मांगे, तेल नहीं डलवाता हूं कि भैया तेल डाल के ले जाना, ताकि अगली बार आप मांगो ना तो आपको शर्म आनी चाहिए मांगते हुए कि गाड़ी मांगा हूं। और फिर भी शर्म नहीं आ रहा तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। यस, इसलिए अभी एक रिलेशन में एक रिश्तेदार में वो गाड़ी मांगे, भाई साहब गाड़ी चाहिए था, इस काम के लिए मैं तेल डलवा दूंगा। गाड़ी लिया है तो तेल डलवाने की क्षमता है। यस, वो लोग मजा लेते थे, आज वही लोग बोल रहे मुझे पहले से पता था आप कामयाब हो जाएंगे। लोग बोलेगा सर आज आपका स्टार्टिंग फेज है, शुरुआती दौर, आज आप ब्रोंज रैंक पे, सिल्वर रैंक पे। आपको क्या लगता है जब आप डायमंड बन जाएंगे तब लोग बोलेगा, तब लोग आपको गालियां सुनाएगा? अरे अब तो हिम्मत नहीं है सामने वाली गाली देने की आज। यस, जो परिवार, जो फैमिली उल्टा सीधा बोलता था, उसकी औकात नहीं है बगल में बैठने की। ये मेरा ईगो नहीं बोल रहा है, ये प्रूव किया हूं, ये प्रूव किया हूं सर। और गवर्नमेंट जॉब में जितने लोग पूरी जिंदगी में कमाते हैं उतना यूटेक बिजनेस से आ चुका है, ये भी आपको पता है। यस, तो अभी तो ये ट्रेलर था, पिक्चर अगले महीना से शुरू होगा सर। अभी ये ट्रेलर था, ट्रेलर, पिक्चर अगले महीना से शुरू होगा। मैं आपको दिखाऊं, देखिएगा दोस्तों, मैंने कहानी शुरुआत किया था यहां से। अगर स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा तो आप बताना। मैं कहानी यहां से शुरुआत किया था। ये छोटी सी हमारे पास में ये कुर्सी हुआ करती थी, कुर्सी दिखाई दे रहा है? जी सर। ये छोटी सी कुर्सी हुआ करता था हमारे पास में, और ये मैंने टेबल लिया था। जब मैं गोल्ड रैंक पे था तो मैंने कुर्सी और ये टेबल लिया, और मैं घर से बाहर रहने लगा था कि मैं बिजनेस बाहर रह के करूंगा, ताकि मैं अपने टीम को समय दे सकूं, रैंक निकाला जा सके। देखिए सर, देख रहे हो? लेकिन वो टेबल इस टेबल पे भी बदला, और वो कुर्सी इस कुर्सी पे भी बदला।
ये भी दिखाई दे रहा ना सर? यस सर, यस यस सर, सर, यस सर। ये देखिएगा आप, ये टेबल ही तो है। यस सर, यस यस सर। सर। ये टेबल भी बदला और ये कुर्सी भी बदली। वक्त बदलता है साहब। इसलिए अगर आज आप मेहनत कर रहे हैं तो निराश ना होइए, हताश होने की जरूरत नहीं है, होपलेस होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं बैठा यहीं पे। This call is now being recorded. होपलेस होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं बैठा यहीं पे ट्रेनिंग ले रहा था आपके बीच में। यस, माय डियर फ्रेंड, अब मैं चाहूंगा, देखो समय ज्यादा हो रहा है, 12:47 हो चुका है। आप सबसे बस एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि सर इस महीने के ऑलरेडी 26 दिन जा चुके। हम सबको मिलके बचे हुए 4 दिनों में वो काम करके दिखाना जो पिछले 26 दिन में नहीं किए, और जो पूरे साल में काम नहीं किए हैं वो हमें दिसंबर महीने में प्रूव करके दिखाना है। हम में से कितने लीडर हैं जो अपने आप को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए तैयार हैं? देखो सर, सफलता आसान नहीं है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ी धूप पड़ेगी, थोड़ी छांव पड़ेगी, थोड़ी ठंड लगेगी, थोड़ा भूखा प्यासा भी रहना पड़ेगा सर, थोड़ी दर्द भी मिलेगा, चुनौतियां आएंगी, रुकावटें आएंगी, कभी एड मनी नहीं होगा। पर आप सिर्फ कंप्लेन लेकर के बैठो, आप कंप्लेनर बन रहे हो। सोचिए, हमने अपनी कंपनी मान करके बिजनेस शुरुआत किया था। डे 1 से, पहले दिन से सर, बिजनेस में आईडी लगाया, उस दिन मैंने समझ लिया कि इस कंपनी का मालिक मैं ही हूं, और इस तरीके से मैंने काम करना शुरुआत किया। यही आपको भी समझना है सर। आपको अपना ऑनरशिप लेना पड़ेगा, क्योंकि जहां से आपकी आईडी वहां से आप ही मालिक है, अपने धंधा का, अपने बिजनेस का, अपने काम का। और उम्मीद में नहीं जीना चाहिए इस बात में कि कोई महापुरुष हमारी किस्मत बदलेगा, कोई अपलाइन हमारी किस्मत बदलेगा। अपलाइन ने हमें प्लेटफॉर्म दे दिया है, अपलाइन ने हमें रास्ता दे दिया है, ट्रेनिंग सिस्टम दे दिया है, टेलीग्राम में ज्वाइन करा दिया है। इसके बाद हमें अपलाइन से कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। कंपनी में आज हमारा रोजी रोटी चल रहा है, 100-200 रुपए की इनकम हर किसी लीडर की आ रही है। अब काम ही नहीं करेंगे, सिर्फ आईडी लगा के बैठे होंगे, तब नहीं आ रही होगी। लेकिन इस बिजनेस में इनकम हर किसी व्यक्ति की आ रही है। कोई 1000 रुपए दिन का कमा रहा है, कोई 200 रुपए दिन का कमा रहा है, और अगर नहीं कमा रहा है तो वो एक भी आईडी लगा ही नहीं रहा है, तो कमाएगा कहां से? वो हाथ पैर मार ही नहीं रहा है। इस बिजनेस में अगर आप फील्ड में भी उतर जाएंगे ना, तो 4 आईडी ग्रीन करके वापस आएंगे आप। इस फील्ड में, यूटैग में, कोई जरूरी नहीं है कि आपका रिश्तेदार ही ज्वाइन करेगा, आपका दोस्त यार ही ज्वाइन करेगा। इसमें अनजान भी आते हैं इस बिजनेस में, और परम सत्य यह भी है कि आपको अनजान लोग ही आपको इस बिजनेस में कामयाब बनाएगा। और ये बिजनेस तो ऐसा जहाँ पे सोशल मीडिया से भी लोग आपके साथ आईडी ग्रीन कर रहे हैं सर। यस, तो अगर इस बिजनेस में नहीं बन पाए, इधर उधर मुंह मारते रहे कि यूटेक से बेहतर ये कंपनी है, इससे बेहतर ये कंपनी, जिंदगी भर खाली कंपनी चेक करते रहे, तो कंपनी चेक करने में ही जिंदगी निपट जाएगी सर। ऐसा नहीं है कि जिससे हमारी शादी होगी उससे खूबसूरत और कोई बीवी नहीं होगी, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि और कोई खूबसूरत बीवी आ गया तो मैं अपनी वाइफ को छोड़ के उसके साथ चला जाऊंगा। क्यों भाई? लेकिन हो तो यही रहा है हमारी रियल लाइफ में। हमारी वाइफ से पड़ोसी वाली वाइफ अच्छी है तो हम पड़ोसी वाली पे नजर अपना जमाने लगते हैं। ये तो गलत बात है ना सर, मुंह मार रहे हैं इधर उधर।
तो मुंह मारने वाला का क्या होता है? एक दिन में एक वीडियो भेजा था वो बगुले का, गिद्ध का। आप में से कितने लोगों ने उस वीडियो को देखा था? याद है या भूल गए? यस सर, बिल्कुल याद। तो वीडियो भी भेज दिया जाएगा, टेलीग्राम में डाल देना सर। वीडियो देख लीजिएगा आप, इधर उधर मुंह नहीं मारिए सर। एक कंपनी में कमिटमेंट के साथ खुद से कमिटमेंट कर लीजिए सर। अगला 25 साल मैं यूटेक बिजनेस के ही साथ काम करूंगा। किसी के अंदर दम है तो प्लान दे के दिखाए, ज्वाइन करा के दिखाए, ऑफर दे के दिखाए। कई लोग तो लालच में चले गए, कंपनियां खरीद लिया कि सर यहाँ आ जाइए, आप यहाँ गाना गा दीजिएगा, 20,000 रुपए आपको दे देंगे। और साहब गाना गाने चले गए और कंपनी ज्वाइन कर लिया। ये देखो, कर कुछ और रहते, कर कुछ और बैठे। तो देखिए मेरे डियर फ्रेंड, अपना चरित्र इंपॉर्टेंट है, यस, और कमिटमेंट। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी लीडर्स को। आज का हमारा ओवरऑल सेशन यहीं तक रहेगा। मुझे इजाजत चाहिए दोस्तों। अगले संडे हम फिर लीडर मीटिंग लेकर के आप सबके बीच में हाजिर रहेंगे।